नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। क्या दिल्ली एक गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है? बीजेपी ने यह आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाई है। क्या है पूरी खबर, आपको दिखाएंगे विस्तार से। साथ ही साथ आपको दूसरी अहम खबरों के साथ साथ हम बताएंगे आपको कि ग्रामीण भारत महोत्सव और महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरें भी आपको हम विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की सरकारों पर लाखों गांवों को बुनियादी जरूरतों से वंचित रखने का लगाया आरोप। ग्रामीण भारत महोत्सव में कहा, गांव के विकास से ही राष्ट्र का विकास, इस मंत्र से आगे बढ़ रही है सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 45 करोड़ रुपए के शीश महल पर केजरीवाल से मांगा जवाब। कहा, निजी सुविधाओं के लिए बनाया अपना शीश महल। पंजाब से आई महिलाओं ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर किया प्रदर्शन। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम का मसौदा हुआ जारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस एक्ट के तहत डेटा उल्लंघन पर सख्त सजा का किया गया है प्रावधान। बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर अब पेरेंट्स की, माता पिता की सहमति होगी अनिवार्य। महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रयागराज में युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी। यूपी के पुलिस महानिदेशक ने कहा, मुख्य स्नान के दिन जल, थल और नभ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जाएगी सुनिश्चित। संतों का प्रयागराज आना जारी। और सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन भी नहीं चल पाया विराट कोहली का बल्ला। गैर जिम्मेदाराना शॉट के लिए दिग्गजों ने की आलोचना। भारत की ऑस्ट्रेलिया पर 145 रनों की बढ़त, गंवाए 6 विकेट। और अब सभी खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। विकसित भारत के सपने को साकार करने में गांव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमें अपने गांवों की साझा विरासत को संरक्षित और मजबूत करना होगा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। मौका था ग्रामीण भारत महोत्सव का। पीएम ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सशक्त ग्रामीण भारत को सुनिश्चित करना, ग्रामीणों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना, पलायन को कम करना और गांवों के लोगों के लिए जीवन को आसान बनाना है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। महोत्सव में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था, हस्तशिल्प और जैविक कृषि उत्पादों की झलक दिखी। गांव, गरीब और वंचितों के उत्थान के लिए बीते 10 साल में किए गए प्रयासों को प्रधानमंत्री ने दोहराया। उन्होंने बताया कि शौचालय से लेकर पक्की छत तक इस दौरान सुनिश्चित की गई है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और किसान सम्मान निधि जैसे प्रयास सफल हुए हैं। क्रेडिट की सुविधा गांव-गांव तक पहुंची है। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि इन 10 सालों में ग्रामीण गरीबी अब 5% से कम हो चुकी है, जो कि साल 2012 में 26% हुआ करती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में, 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर के पहले जो 26% गरीबी थी, वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। गांव के बढ़ते सामर्थ्य, सशक्तिकरण और विकास की गति पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मददगार साबित होगा। गांव की एकता और समरसता को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ प्रधानमंत्री ने सतर्क और एकजुट रहने की अपील की। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं।
हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। प्रधानमंत्री ने आश्चर्य जताया कि पहले की सरकारों ने ना जाने क्यों गांव में रहने वाली बड़ी आबादी, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि यही वजह रही कि गरीबी बढ़ती रही, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। प्रधानमंत्री ने गांव की प्रगति के लिए डिजिटलीकरण, एफपीओ और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को नई ताकत बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने ग्रामीण कौशल और पारंपरिक कला को निखारने, रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी काम किए हैं। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जी हां, दिल्ली विधानसभा के लिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की। भाजपा ने अपनी इस पहली लिस्ट में 29, आप देख सकते हैं 29 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी की है। कुछ प्रमुख चेहरे हम आपके सामने लेकर आए हैं जिनका कि नाम इस पहले लिस्ट में है। आपने देखा उससे पहले दुष्यंत गौतम ये करोल बाग से चुनावी मैदान में होंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन से चुनावी मैदान में उतारा गया है दिल्ली के दंगल में। तो ये कुछ चेहरे। कैलाश गहलोत, हम जानते हैं कि पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में ये मंत्री थे, वहां से निकलकर अब ये बीजेपी में आ गए। इनको भी इस बार चुनावी टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, तो ये इन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, आज जो पहली लिस्ट आई है। बढ़ेंगे आगे और इस सब के बीच दिल्ली के दंगल में कालकाजी सीट की बात की जाए तो ये सीट भी अब काफी हॉट हो गई है, क्योंकि इस सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी के सामने बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। आज ही इसका जिक्र किया गया। और वहीं कांग्रेस की तरफ से यहां अलका लांबा चुनावी मैदान में है। क्या कुछ कहना है तीनों प्रत्याशियों का, आइए सुनते हैं और देखते हैं। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे? आतिशी कुछ भी नहीं है। वो अपनी कालका जी में मैंने देखा है वोट सीएम होते हुए पहली बार देखा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर अपनी विधानसभा में 5 साल से आप विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको अपनी विधानसभा के कामों पे और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या आप कर रही हैं उस पर मांगना चाहिए, लेकिन वो आज भी अपनी विधानसभा में केजरीवाल के नाम पर वोट मांगती और इस चीजों में चुप रहती हैं। तो इससे ज्यादा कमजोर और मुखोटा मैं कहूं, इसीलिए आज नर्क में है दिल्ली भी कहूं और कालका जी भी। कालका जी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालका जी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालका जी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। तो कालका जी की सीट काफी हॉट सीट, और आपने देखा तीनों ही उम्मीदवारों को, चाहे वो आतिशी की बात हो, अलका लांबा की बात हो या फिर रमेश बिधूड़ी की बात, हर कोई अपने अपने दावे कर रहे हैं जीत के। और किस तरह से आम आदमी पार्टी ने बीते 10 वर्षों में काम किया है और दिल्ली को नर्क बनाने का काम किया, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। बढ़ेंगे आगे। दूसरी अहम खबर जो कि इसी से जुड़ी हुई है कि भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी को यह सत्ता मिली थी तब दिल्ली मुनाफे वाला बजट हुआ करता था दिल्ली के पास, लेकिन 2024-25 पहला साल होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ता जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली के खजाने को लूटने का भी आरोप लगाया। भारत में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली
प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है, और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। तो साफ तौर पर बीजेपी का यह आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर कि बीते 10 वर्षों में दिल्ली का खजाना पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, उसको दिल्ली में वित्तीय आपदा की स्थिति बरकरार है। क्या कुछ कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने ग्राफिक्स के जरिए, वीडियो वॉल के जरिए हाईलाइट करके आपको हम बताते हैं कि क्या स्थिति है दिल्ली में, क्या वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपदा की स्थिति है। हम आपको बताते हैं किस तरह से बीते 10 वर्षों में दिल्ली के खजाने को खाली करने का काम किया गया है। ये बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से 10,000 करोड़ रुपए ये मांगे गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, और बीते 10 वर्षों में 2015-16 के बाद से लगातार जो इसकी वित्तीय हालत है दिल्ली की वो खराब होती जा रही है। तो ये देखिए दिल्ली में वित्तीय आपदा, बीजेपी का ये आरोप, और दिल्ली की आर्थिक स्थिति कमजोर दिनों दिन होती गई है बीते 10 वर्षों में और आज बहुत ही खराब स्थिति में है। ये आरोप है बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर कि दिल्ली की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हुई है। अगले स्लाइड पर चलेंगे और आपको बताएंगे और क्या कुछ कहा अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब आज बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बहुत सारे अहम तथ्य और तथ्यों के साथ, डेटा के साथ वो बैठे थे तमाम पत्रकारों के सामने में, और वो फिर बता रहे थे कि किस तरह से बीते 10 वर्षों में जो दिल्ली की सरकार है उसका खजाना खाली होता गया है। और स्थिति यह है कि अब वो केंद्र सरकार से ऋण मांग रही है, कर्ज मांग रही है। ये देखिए 10 सालों में वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती गई है, ये साफ तौर पर आरोप लगाया है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर। राजकोषीय घाटा बढ़ता गया है, यानी कि आमदनी से ज्यादा खर्चा, और इसकी वजह से राजकोषीय घाटा जो है फिस्कल डेफिसिट वो बढ़ता चला जा रहा है। केंद्र की सहायता पर जो निर्भरता वो लगातार बढ़ी है, मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र से लगातार सहायता हर वर्ष मांगते जा रही है और इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। केंद्र से मिलने वाला फंड 3 गुना से भी अधिक हो गया है बीते 10 वर्षों में। यह बीजेपी का आरोप है आम आदमी पार्टी पर कि जो फंड हम दे रहे थे, केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, उसमें 3 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। और राष्ट्रीय लघु बचत कोष से उधारी की मांग की गई है। जी हां, जो छोटी छोटी बचत योजनाएं होती है उनमें जो पैसे जमा होते हैं उस कोष से आम आदमी पार्टी की सरकार ने मांगा है पैसा, और इस साल 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है उसी छोटे कोष से। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बीजेपी ने यह कहा है कि स्थिति जो है वो वित्तीय आपदा वाली स्थिति दिल्ली में हो गई है। 2016-17 से 14 में सरकार आई आम आदमी पार्टी की, और 2016-17 से वित्तीय जो गिरावट है वो लगातार उसकी शुरुआत हो गई है। और 2016-17 में इन्होंने 2,896 करोड़ रुपए उधार मांगे थे केंद्र सरकार से 2016-17 में। अब ये बढ़कर, जैसा कि हमने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए इस साल 2024-25 की बात की जाए तो 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने मांगे हैं, और बीते 3 वर्षों में बढ़कर ये 11,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो लगातार जो इनकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। और ये देखिए कि बीते 31 वर्षों में पहली बार राजस्व घाटे की ओर दिल्ली बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं बीते 31 वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं थी जो कि बीते वर्षों में हुए हैं, और लगातार इसमें राजस्व की जो घाटा है वो लगातार इसमें बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ अहम बातें आज भाजपा के जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो वित्तीय आपदा वाली स्थिति है वो लगातार उसकी बढ़ती जा रही है। हम इस पे चर्चा करेंगे और क्या कुछ जो दिल्ली की स्थिति है वो इस वक्त हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो वित्तीय आपदा की स्थिति है, कल प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था और आज बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जब प्रेस के सामने आए उन्होंने भी कहा कि दिल्ली की स्थिति बहुत ही खराब है। और इस सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। राजधानी में बुनियादी ढांचा तैयार करने की बजाय अपने लिए शीश महल बनाने के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। अमित शाह ने केजरीवाल पर दिल्ली की शराब नीति, मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और बस खरीद सहित कई घोटालों को लेकर तीखा
प्रहार किया। अमित शाह का केजरीवाल पर निशाना। कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। शीश महल पर दें हिसाब। 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से, और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ही हिसाब नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पंजाब की महिलाओं का समूह भी उनसे हिसाब मांग रहा है, जिनसे चुनाव के वक्त 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठी महिलाओं की मांग थी कि उनसे किए गए वादों को पूरा किया जाए। दिल्ली वाले लोगों को कह रहे हैं हम 2500 रुपए देंगे, पंजाब वाली महिलाओं को तो दिया नहीं, 3 सालों में वादा किया है। मैं बेनती कर दी हाँ कि महिलावां इन्हां दे झांसे विच ना आण, महा झूठे ने। धोखे वाली सरकार है, ये धोखा दे के आ जाती है, फिर राज करती है और उसके बाद फिर कुछ नहीं देती, सिर्फ धोखा धोखा धोखा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पंजाब की महिलाएं उनके साथ हैं और दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। वादा खिलाफी के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी जहां अपने बचाव में तमाम तर्क दे रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस उन पर लगातार हमलावर तेवर अपनाए हुए हैं। दिल्ली की जनता पुकार कर कह रही है कि नहीं चाहिए केजरीवाल, बहुत हुआ केजरीवाल, आपदा है केजरीवाल, बदल के रहेंगे केजरीवाल। और ये जन जन की आवाज है। केजरीवाल जब पंजाब में जाते हैं 3 साल पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 1,000 रुपये हम हर महिला को देंगे। आज 3 साल बीतने को उनको 1 पैसा आज तक मिला नहीं है। तो कैसे ये आप, और पिछले 11 साल से आप दिल्ली में हैं, अगर महिलाओं के बारे में सोचना था तो 11 साल पहले से आपने क्यों नहीं सोचा? भाजपा और कांग्रेस का आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने पिछले 10 वर्षों में लोगों की मुसीबतों का समाधान करने के लिए कोई उपाय नहीं किया। उनका कहना है कि कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो दिल्ली की सियासी गर्मियों पर करेंगे विशेष चर्चा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। हरदम तैयार है, तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया।
क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है और आज का विशेष उस पर निगाह डालेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो विशेष है वो आपके टीवी स्क्रीन पर कि आम आदमी पार्टी ने आपने लूटा दिल्ली का खजाना, जिस बात का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आज किया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का खजाना लूटने का काम किया और बीते 10 वर्षों में जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ही खराब हुई है और केंद्र के भरोसे, केंद्र से लगातार वो भीख मांगने का काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो है वो कहा जा रहा है कि आप उस खाते से हमें दीजिए 10,000 करोड़ रुपए, जो स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स है उसके जरिए। इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए 4 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया रखने के लिए यासिर जिलानी साहब हैं। यासिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक जी हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन जड़ा जी हैं। मदन मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में सबसे पहले शर्मा जी, पवन शर्मा जी, आप ही से करना चाहूंगा कि कल प्रधानमंत्री ने आपदा का जिक्र किया और आज एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि बीते 10 वर्षों में दिल्ली के खजाने को लूटने का काम किया है। दिल्ली में वित्तीय आपदा वाली स्थिति हो गई है, एक बात। और दूसरी बात, जिस बात का जिक्र आज अमित शाह ने किया कि ये देखिए, ये वो महिलाएं हैं, आपने पंजाब में वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो 1,000 रुपए हर महिला को दिया जाएगा, आज तक आपने नहीं दिया, 3 साल वहां पे बीत गए। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली में आके 43 मिनट के भाषण में 39 मिनट चुनी हुई सरकार को कोसना और अरविंद केजरीवाल को कोसने के अलावा एक काम के बता दें। अगर इन्होंने एक काम किया होता, 10 साल से इनकी सरकार दिल्ली में है, एक काम किया होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी को एक काम गिनवाते बजाय अरविंद केजरीवाल को कोसने के। इन्होंने कोई काम नहीं किया। पवन जी, सत्ता में आप हैं, बहुत बड़ी आपदा है। आप सत्ता में, इसलिए प्रधानमंत्री ने आपसे सवाल किया। उसी पे आ रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आपदा का जिक्र किया। आपदा भाजपा के अंदर है, ना तो इनके पास कोई मुद्दा है, ना इनके पास सीएम का चेहरा है, ना इनके पास कोई ऐसा दिल्ली के लिए ब्लूप्रिंट है जो कि दिल्ली के लोग देखना चाहते हो। भाजपा के अंदर बहुत बड़ी आपदा है। और रही बात दिल्ली की, भाई दिल्ली का बजट की बात कर रहे थे, इनको तो हंसी आ रही थी इनकी बात सुन के। जब हमारी सरकार दिल्ली में बनी थी 29,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज बजट कितना, 76,000 करोड़ रुपए का। एकलौती सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की, पूरे देश के अंदर, जो कि मुनाफे में चलती है। जहां भाजपा की सरकारें हैं, तमाम सारी इनकी सरकार, राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे एमपी हो, तमाम सारी सरकारें घाटे में हैं। और एमपी के अंदर तो ये 76 करोड़ रुपए का रोजाना लोन ले रहे हैं सारी स्कीमें बंद करने के बाद। क्या आप इसको जायज मान रहे हैं? क्या इसको आप सही ठहरा रहे हैं क्या पवन जी, कि बाकी सरकारें घाटे में है इसलिए दिल्ली भी है, और इसको आप जायज ठहरा रहे हैं इस तर्क के जरिए? नहीं, ये बिल्कुल कोरा झूठ है भाजपा का। नहीं, आम आदमी पार्टी ये रिपोर्ट है, ये बीजेपी ने रिपोर्ट के जरिए, बीजेपी ने कुछ आंकड़ों को जो जुटाया है वो आपके मंत्रालय की तरफ से, जो आम आदमी पार्टी की सरकार के जो मंत्री हैं उनके मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट जुटाने के बाद ही उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें यह कहा गया है कि बीते 10 वर्षों में लगातार खजाना खाली होता गया है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता गया है। इसका मतलब ये कि जितनी आमदनी होती है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर दिए जाते हैं, और जो ये जो फ्रीबीज की जो स्कीम्स तमाम दिल्ली में आपने लागू किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। देखिए, आंकड़े मैं भी लेके आया हूं, ये सरकार के आंकड़े हैं, भाजपा के फर्जी आंकड़ों पर यकीन मत करिएगा। इन आंकड़ों में ये दिल्ली की सरकार ये कहती है
कि सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों को फ्री में देने के बाद, जो कि उनकी बहुत जरूरी सुविधाएं हैं, और दिल्ली के अंदर इंफ्रा पे काम करने के बाद फ्लाईओवर बनाए हमने, दिल्ली में रोड बनाए, पानी की पाइपलाइन बिछाई, सीवर की लाइन बिछाई, दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेज हम लेके आए, तमाम सारे ऐसे काम किए, इंफ्रा पे बहुत बड़े काम किए। और तो दिल्ली फिर के लोगों को पवन जी अगर बीजेपी ये कह रही है कि बीते 10 वर्षों में लगातार आपने केंद्र सरकार से पैसे मांगे और इस साल 2024-25 में आपने स्मॉल सेविंग स्कीम से 10,000 करोड़ रुपए मांगे हैं ऋण के तौर पे। देखिए, मुझे अपनी पूरी बात कर लीजिए, आपका सारा जवाब उसके अंदर आ जाएगा। ये सब करने के बावजूद दिल्ली की सरकार फायदे में है और केंद्र सरकार हमको क्या देती है? दिल्ली की सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स हर साल केंद्र सरकार को देती है और वापसी में उनको क्या मिलता है? मात्र 325 करोड़ रुपए। और पिछले कई साल से तो 325 करोड़ रुपए इन्होंने नहीं दिए। हमको नहीं चाहिए, हम तो, हमारे पास सफिशिएंट बजट है। अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार है, मुनाफे की सरकार है। मैं यासिर जी से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल घाटे में नहीं है, बहुत फायदे में है। जिलानी साहब, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी के डाटा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सरकार जो है वो फायदे में है, कोई लॉस नहीं है, कोई फाइनेंशियल, कोई वित्तीय घाटा नहीं है दिल्ली में। असीम मिश्र जी, देखिए, आज हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ी झूठी पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी। झूठा नेता अगर कोई भारतीय राजनीति में आज तक के आया वो अरविंद केजरीवाल, और उनके लोग तो जो वो झूठ देते हैं वही झूठ सामने लाके परोस देते हैं। आपके आंकड़े जो हैं वो एनएसएसएफ के आधार पे जो इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के ऋण की बात करी है, और जो वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेके लगातार नीचे गिरता गया है, उस आधार पे जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई उसको भी इनके प्रवक्ता झूठ बता रहे हैं। तो इनसे तो बहस करना फिर कोई मतलब नहीं बनता। और ये पिछले भी तो अब देखिए, ये मैं सुन रहा था, ये खामोश रहे। और आपको बताएं, ये हताश हैं, निराश हैं। इनको एहसास हो चुका है कि खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में परेश वर्मा के हाथों हारने जा रहे हैं। परवेश वर्मा उन्हें चुनाव हरा रहे हैं, इनकी मुख्यमंत्री आतिशी कालका जी में चुनाव हार रही हैं, इसलिए हताश हैं। ये इनके उप मुख्यमंत्री जो कई महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया, चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये अब सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। जनता में इतना रोष है कि ये जब विधानसभा के अकॉर्डिंग 70 विधानसभा में इन्होंने कोशिश करी जनता से संवाद करने की, जनता ने इनको नकारा है, जनता ने इनको काले झंडे दिखाए, जनता ने इनसे सवाल किया। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक जनता जो जनमानस है इनका, जिलानी साहब, इनका सवाल आपसे भी है, इनका सवाल बीजेपी से भी है कि बीजेपी के भी तो 7 सांसद हैं, अगर उनको विकास करना था तो वो क्यों नहीं किए? उनको किसने रोका? ये आपसे भी सवाल कर रहे हैं। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है जिलानी साहब, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। हमारे साथ विजय कौशिक जी हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। विजय जी, बीते 10 वर्षों में जैसा कि बीजेपी ने आज आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर कि वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, हम देखते हैं कि लगातार खबरों में आती रहती हैं कि आप सैलरी देने के लिए भी पैसे कई बार नहीं होते आम आदमी पार्टी की सरकार पर। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे विजय जी? बीजेपी के जो आरोप हैं वो आधे अधूरे हैं। ठीक है, देश की जनता को और दिल्ली की जनता को ये समझना चाहिए कि खजाना ही नहीं लूटा गया आम आदमी पार्टी द्वारा, बल्कि दिल्ली को ही लूटा गया है। इस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले अन्ना हजारे की पीठ में छुरा घोंपा, फिर अपने साथियों की पीठ में छुरा घोंपा, और अब दिल्ली की जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और इसमें कहीं ना कहीं इसका सहयोग भाजपा ने भी किया है, क्योंकि केंद्र में तो इनकी सरकार है। जब हम इनके शराब घोटाले के खिलाफ कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे थे, अगर तभी कंट्रोल कर देती जो मोदी जी की सरकार है दिल्ली की सरकार को, तो निश्चित तौर पर ये घोटाला ना हो पाता। लेकिन घोटाले होने दिए गए, आंख बंद कर ली गई गंधारी की तरह, आंखों पर पट्टी बांधकर कि पहले होने दो बाद में निपटेंगे। लेकिन विजय जी, इंडी गठबंधन में तो आप उनके साथ हैं, भले ही दिल्ली में आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन इंडी गठबंधन में तो आप उनके साथ हैं। मेरी बात सुनिए, गठबंधन क्या था? हमारे पास ये क्षेत्रीय दल आए थे, इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो देश को, और पहली सरकार जो बनी थी वो कांग्रेस के सपोर्ट से ही बनी थी। निश्चित तौर पर सुनिए, ये हमारी पार्टी की बहुत बड़ी गलती थी कि हमने एक ऐसी पार्टी को जीवन दान दिया जिनका मुखौटा कुछ और था, असलियत कुछ और थी।
और इनके कर्मों के कारण अगर देखा जाए तो दिल्ली की बर्बादी में छोटा मोटा योगदान ना चाहते हुए भी कांग्रेस का हो गया। उसी भूल का सुधार करते हुए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने घर घर जाकर अलख जगाई है, लोगों के दुख दर्द में भागीदारी की है। ठीक है। इनकी लूट को लेकर, इनके काले कारनामों को लेकर जनता के बीच में जनता को जगाया है और आज जनता कांग्रेस के साथ है। आप भाजपा को देखेंगे तो वो कांग्रेस के नेताओं को अपने यहाँ ले जाकर उनके द्वारा लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी तो आज भी कांग्रेस के रहमो करम पर है। आम आदमी पार्टी तो आज भी चाहती है कि कांग्रेस उस पर दया दिखाए। ठीक है, मैं पवन जी से पूछ लेता हूँ। पवन जी को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से भी वही बात है कि आपने लूटने का काम किया है बीते 10 वर्षों में। और जिस बात का जिक्र आज अमित शाह ने किया कि वो महिलाएं आई, पंजाब से आई दिल्ली, वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी कि आपने जो वादा किया था 3 साल पहले कि हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे, उसका क्या हुआ? और फिर आप यहाँ नए नए वादे कर रहे हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है कि जैसे बीजेपी के इनको आपने रोका नहीं, मुझे भी नहीं रोके। नहीं रोकूंगा, बताइए। देखिए, अमित शाह जी को पहले यह बताना चाहिए था, जो 15 लाख रुपए को हर आदमी को रेवड़ी बांटने की बात करके आए थे, उस वादे का क्या हुआ, कब पैसे मिलेंगे, पहली बात। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतनी लंबी जांच हो गई, कोर्ट ने लगातार कहा कि सीबीआई ईडी पिंजरे के तोते तरह काम करे, लेकिन वो पार्टी जिसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली करते पकड़ा गया था, उस पार्टी से हमको ज्ञान तो कम से कम नहीं चाहिए, और कम से कम आंकड़ों की बात तो हमसे ना करें। भाई, अरविंद केजरीवाल सब कुछ, सारी सुविधाएं देने के बाद, सब कुछ इंफ्रा बनाने के बाद सरकार पॉजिटिव चलाते हैं, मुनाफे की सरकार चलाते हैं। लेकिन भाजपा की जहां भी सरकारें हैं, चाहे एमपी के अंदर हो, चाहे हरियाणा के अंदर हो, हरियाणा की सरकार घाटे में लगातार चलती जा रही है। तो आंकड़ों की बात तो हमसे कम ना करें और देश की बात करते हैं। मैं 5 सेकंड लूंगा, देश की बात करते हैं। हमारे देश के 14 प्रधानमंत्री ने मिलकर 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था, और मोदी जी ने पिछले 10 साल में देश पे 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज लाद दिया बिना किसी को एक पैसे की राहत दिए। तो ठीक है, जवाब ले लेता हूं, प्रतिक्रिया ले लेता हूं, प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आप ही की बातों में प्रतिक्रिया लेता हूं बीजेपी की तरफ से। जिलानी साहब जी, लोगों को संबोधित कर सके, दिल्ली के लोगों को बता सके। भाई, दिल्ली के लोगों ने एक काम किया था इनको, भाई दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी। ठीक है, ठीक है पवन जी, आपने जो आपने आरोप लगाए हैं, जो बातें कही है, उस पर प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूँ जिलानी की से। जी बताएं जिलानी जी। देखिए, ये अभी इनको एक्सपोज कर देता हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा पेपर इन्होंने झटके में दिखाया, जरा दोबारा दिखाएं। देखिए, फिर जाएंगे जेल, फिर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, फिर माफी मांगेंगे। कौन सा दिखाइए जरा, कौन सा पैरा है, कौन सा पैरा है? ये झूठे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी कर सकती है क्या? असल में तुझे आपको अगर सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कितने बड़े झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट जेल में ऐसा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट जेल में ऐसा दे दिया, ये कौन सा बड़ा दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने? ये वो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट ने पवन जी सुन लीजिए, आपको मैंने समझ दिया कि उन्होंने झूठ बोल के मानहानि का केस दर्ज करा। मैं ऐसी बात इनके साथ कर नहीं सकता बहस वाली। पवन जी, आप लगातार बोले जा रहे हैं, आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आपके अपोनेंट। भाजपा का मुख्यालय बना है 700 करोड़ के अंदर, भोपाल के अंदर 100 करोड़ रुपए मुख्यालय बना है इनका। पूरे देश में भाजपा ने 800 जिलों में मुख्यालय रेडी करने का काम किया है, पूरे पैसे को इन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर एक काम किया होता तो प्रधानमंत्री बताते कि हमने ये वाला एक काम किया है, एक काम के बाद तो लेते। भाई, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी, दिल्ली के लोग। पवन जी आप लगातार बोले जा रहे हैं। पवन जी, बम धमाके हो रहे, छीना झपटी हो रही है, पवन जी क्राइम इतना बढ़ गया है कि दिल्ली के लोग ढूंढ रहे हैं भाजपा को। अरे आप सुन भी लीजिए पवन जी क्या कह रहे हैं। केजरीवाल सुन लीजिए पवन जी, आप लगातार बोले जा रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सुन लीजिए जिलानी साहब ने क्या कहा, विजय जी क्या कह रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं, इसलिए आपसे सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और आपको बहुत गंभीरता से इसका जवाब देना चाहिए। जिलानी साहब बताइए। देखिए, मैं सिर्फ इनसे ये कह रहा था, ये चीखना चिल्लाना जानते हैं। आप दिल्ली के 70 विधानसभा में कोई भी आज इंसान जाए, वो हालात देख ले। इन्होंने दिल्ली में कोई बहुत बड़ी, हमारे यहाँ तालाब तो नहीं है, हमारे यहाँ कोई जमुना मैया के अलावा कोई नदी नहीं है, लेकिन जब बारिश हुई तो 50 लोगों की डेथ हो जाती है। ये विडंबना है, दिल्ली के ऊपर एक कलंक है कि कैसी सरकार है। पिछले 28-29 सालों में हम लोगों ने भी दिल्ली को देखा, बदलते हुए दिल्ली दिखी, पहले मदन लाल खुराना के टाइम में, फिर बाद में शीला दीक्षित के टाइम में। लेकिन इस तरह की जो पॉलिसी लेके आने वाला एक इंसान जो अन्ना के आंदोलन से आया और खुद अन्ना को धोखा दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज हुए, उन्होंने बदलाव के नाम पे तो दिल्ली में कुछ भी नहीं करा। सुविधा के नाम पे उन्होंने दिया क्या? पेरिस बनाने की जो जिन लोग
ठीक, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन जड़ा जी भी हैं। मदन जी, आपने इन तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, नेताओं को सुना, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में ये सरकार बीते 10 वर्षों में, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि खजाने को लूटने का काम किया, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है, सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया है, तो पहले तो आम आदमी पार्टी को उसको संज्ञान में लेते हुए फैक्ट सामने रखने चाहिए। अगर ये आरोप सही नहीं है तो आम आदमी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी तरीके से बताना चाहिए, एक एक पॉइंट पे बताना चाहिए कि ये सही है या गलत है। पहले तो आम आदमी पार्टी उसका ऑफिशियली जवाब दे, आंकड़े दिल्ली की जनता के सामने उसे रखने चाहिए। अगर हम मान के चले कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दिल्ली में आर्थिक कुप्रबंधन हुआ है, क्योंकि दिल्ली एक छोटा स्टेट है और दिल्ली में चूंकि पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ लोगों का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टैक्स का संग्रह बहुत ज्यादा होता है दिल्ली में। तो इसलिए दिल्ली के सामने कम से कम आर्थिक संकट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए दिल्ली में अगर हम जीएसटी की बात करें तो जो नया जीएसटी कानून है वहां पर जहां पर जो कंजम्पशन होता है वो जीएसटी उस स्टेट के खाते में जुड़ता है। मान लीजिए कोई कार अगर गुड़गांव में बनती है, अगर वो दिल्ली में बिकती है तो वो टैक्स उसमें दिल्ली के खाते में जाता है। इसी प्रकार अगर हम दिल्ली में आप जो वैट वाली टैक्स की बात करें, चाहे वो आबकारी हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का टैक्स हो, तो वो बड़े पैमाने पर दिल्ली में वो टैक्स कलेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली एक छोटा स्टेट है, एक सिटी है बेसिकली, और जितना यहाँ पर टैक्स आता है उस हिसाब से यहाँ पर खर्चे नहीं है। घाटे की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सरकार भी कुछ अलग अलग योजनाओं पवन जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, जिस बात का जिक्र मदन मोहन जी कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ने तथ्यों के आधार पर इस बात को कह रहे हैं वो पब्लिकली, तो आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब देना चाहिए था। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, भाजपा बताए तो सही भाई इनके राज्यों में घाटा कैसे बढ़ा। दिल्ली आज इकलौता राज्य है पूरे देश के अंदर जिसकी सरकार मुनाफे में है। सारी सुविधाएं देने के बाद भाई हमने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली के अंदर महिलाओं को बस में यात्रा क्यों कह रही है कि आप तो केंद्र सरकार से मांग रहे हैं और बीते 3 वर्षों में जो ऋण की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, ये सरकार का अपना काम है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के बाद जब आपका बजट पेश होता है तब आपकी सरकार घाटे में है कि नहीं है। वो नहीं है, दिल्ली की सरकार घाटे में नहीं है। ये सरकार का अपना डिपार्टमेंट का आपस का प्रोसीजर होता है, लेकिन अंत में सरकार घाटे में नहीं है, सरकार फायदे में है। लेकिन एमपी की सरकार भाजपा की सरकार है, बिना किसी को संक्षेप में, विजय जी बिल्कुल समय नहीं है, संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में जी, बिल्कुल समय। हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भी रहे हैं, कुछ सवाल इन लोगों से पूछे हैं कि जो पंजाब की महिलाओं की पीठ में छुरा घोंपा, उनसे वादा करके उन्हें आज तक 1 रुपया नहीं दिया, उसके लिए केजरीवाल जिम्मेवार है। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? ठीक है। दिल्ली के अंदर जो पहाड़ कूड़े के हटाने का वादा किया था वो आज तक खड़े हैं जनता। ठीक है, तो अपने अपने दावे, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है, इसलिए चाहे बीजेपी या फिर कांग्रेस जो सत्ता में नहीं है, उनका सीधा सवाल कि आपने क्या वित्तीय आपात और वित्तीय आपदा की स्थिति में दिल्ली को पहुंचाने का काम किया है। समय इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जिलानी जी, पवन जी, विजय जी और मदन मोहन जी, आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम से संबंधित जो मसौदा है वो जारी हो गई है, क्या है आपको विस्तार से बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मैसेज आया है कि ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार,
MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत सरकार ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत नियमों का मसौदा जारी कर दिया है। इस पहल का मकसद नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और साइबर खतरों से बचाव सुनिश्चित करना है। केंद्रीय रेल, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह से खास बातचीत में बताया कि इस एक्ट के तहत डेटा उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है और बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर अब माता पिता की जो सहमति है वो जरूरी होगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है कि नागरिकों की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साइबर खतरों और डेटा चोरी से सुरक्षित रहे। नागरिकों का जो डेटा है अपने इंफॉर्मेशन के, उसकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा लीगल फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी था। तो पिछले साल नवंबर 2023 में पार्लियामेंट में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा जो डिजिटल फ्रेमवर्क है वो तैयार किया गया और बहुत ही लंबे अच्छे डिटेल्ड कंसल्टेशन के बाद में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स को नोटिफाई किया गया है। बहुत ध्यान रखा गया है कि भारत में जो बड़ा एक इनोवेशन इकोसिस्टम है, उस इनोवेशन इकोसिस्टम में और जो नागरिकों के अधिकार को प्रोटेक्ट करना है, इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बैलेंस लाया गया है। नागरिकों के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट किया गया है, साथ ही साथ इनोवेशन के इकोसिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा कंप्लायंस का बर्डन नहीं पड़े, ये भी ध्यान में रखा गया है। 3 प्रमुख बातें हैं। आज के युग में नागरिकों का डेटा कई बार, जैसे आप किसी एक इंश्योरेंस के लिए अपना सारा डेटा देते हैं तो उसके बाद में पता चलता है कि उसने डेटा किसी और को दे दिया और आपके पास फ़ोन आने चालू हो जाते हैं। तो नागरिकों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार इसमें रहेगा। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में बच्चों के ऑनलाइन डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए क्या प्रावधान किए गए हैं? इस डिजिटल के युग में बच्चों के ऊपर एक नए तरह की रिस्क सबके सामने आ रही है। उस रिस्क को कैसे प्रिवेंट करें? एक तरीके से बच्चों को डिजिटल की दुनिया का बेनिफिट भी मिलता रहे, लेकिन जो नुकसान होने की संभावना है उसको कैसे प्रिवेंट करें, वो भी इसमें प्रावधान रखे गए। तीसरा, एक आम नागरिक को अपने अधिकार को पालन कराने का एक डिजिटल माध्यम हो, एक सुविधाजनक, एक आसान माध्यम मिले, वो उस चीज का बहुत ध्यान रखा गया है। कंप्लीट इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल माध्यम से होगा। साथ ही साथ इस कानून में भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं, उन सब लैंग्वेजेस में हर एक नोटिस, हर एक अग्रीमेंट, हर एक कंसेंट, वो सब इसमें हो, जिससे कि भारत की भाषाओं को एक प्राधान्य मिले, एक इम्पोर्टेंस मिले, वो भी इसमें प्रावधान रखा गया है। कानून, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि कानून इतना सरल बनना चाहिए जिससे कि साधारण नागरिक भी उसको समझ पाए। तो इस कानून की भाषा एकदम सरल रखी गई है, इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल रखा गया है और रूल्स में प्रावधान इस तरह से रखे हैं जो कि एकदम प्रैक्टिकल हो। तो अगर आप कहें, ये बहुत ही प्रैग्मेटिक और बैलेंस्ड रूल्स और प्रैग्मेटिक और बैलेंस्ड कानून बना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करते हुए अश्विनी वैष्णव जो कि मंत्री और बता रहे थे किस तरह से सोशल मीडिया और युवाओं के लिए, बच्चों के लिए भी इसमें कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। बढ़ेंगे आगे, हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे विश्व ब्रेल दिवस से जुड़ी कुछ अहम खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज विश्व ब्रेल दिवस है और इस मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि आपको ब्रेल लिपि के जरिए ब्रेल दिवस से जुड़ी जानकारी देंगी। तो आइए रुक करते हैं अपनी मेहमान सरोज जी के पास। हम चलते हैं। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या न्यूज आज हमारे दर्शकों को आप बताना चाह रही हैं ब्रेल लिपि के जरिए? आज विश्व ब्रेल दिवस है। दृष्टि दिव्यांग और बधिर दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह बेहद खास दिन है क्योंकि इस दिन दृष्टि दिव्यांगों के जीवन में रोशनी भरने वाले लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। केंद्र सरकार भी दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार द्वारा संचालित ADIP स्कीम के जरिए दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों को सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन और ब्रेल उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। पेपर करेंसी में दृष्टि दिव्यांग लोगों के लिए विशेष उभरे हुए चिन्ह होते हैं और बैंकों द्वारा विशेष प्रकार के डेबिट कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं जो खास तौर पर दृष्टि दिव्यांग लोगों के लिए बनाए गए हैं। आपको बता दें कि लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। उन्हीं की ही देन है कि आज दृष्टि दिव्यांग लोग पढ़ लिख पाने में समर्थ हैं और सफलता पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी, आपने किस तरह से हमें बताया। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक होगा छोटा सा सरोज जी कि कैसे ये ब्रेल लिपि आपने सीखी, अगर बता सके कैसे आपने इसको पेपर में टाइप किया और फिर आप इसको पढ़ पा रही हैं? हमारे पास एक ब्रेल स्लेट कहते हैं जिसे, और एक होता है स्टाइलस। हिंदी में आप लोग कलम बोलते होंगे। जैसे आपका पेन होता है उसी तरह से हमारे इसको ब्रेल स्टाइलस बोलते हैं। इसे स्टाइलस कहते हैं और इसे ब्रेल स्लेट। हम इस पेपर को इस तरह से ब्रेल के अंदर ऐसे डालते हैं और फिट करने के बाद इस तरह से, और उसके बाद इसमें हमारे पास ब्रेल स्लेट में 27 लाइंस होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो ऐसे यहाँ तक पूरी 27 लाइंस होती हैं और हर एक लाइन में 30 सेल्स होते हैं। तो आप जैसे जानते होंगे कि हमारे स्वर व्यंजन होते हैं और अल्फाबेट्स 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो उसी के आधार पर डॉट नंबर्स होते हैं। हर एक सेल में 6 डॉट्स होते हैं। 6 डॉट्स के आधार पर
डॉट नंबर्स बनाए जाते वही हैं। डॉट्स अल्फाबेट्स हाँ जी, जिस तरह से ए का 1 कहते हैं, ए का डॉट नंबर हमारा 1 होता है, बी का 1 2, ऐसे ही हिंदी में एक का छोटा आ, एक डॉट नंबर छोटा आ, 3 4 5 जो होता है बड़ा आ। तो इस प्रकार से ब्रेल जी सीखी जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ स्टूडियो में आई आप सरोज जी, और आपको भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं डीडी न्यूज़ के परिवार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी को। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे महाकुंभ की। जी हाँ, प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में शनिवार को यूपी पुलिस ने मॉक ड्रिल की। इस मौके पर यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस साल के दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने प्रयागराज में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि इस बार के महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होगी। इस बीच तीर्थनगरी में श्रद्धालुओं का आगमन भी शुरू हो चुका है। इस बार का महाकुंभ आस्था का सबसे बड़ा समागम होगा। मेला क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी होगी। 2750 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ड्रोन से 360 डिग्री निगरानी होगी। एंटी ड्रोन निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है। आस्था के सबसे बड़े समागम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं, जिसमें आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ लगाया है और जो हमारा वाटर फ्रंट है उसको बेटर किया है। मुख्य स्नान के दिन थल, जल और नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुनिश्चित कराएंगे। जो हमारी व्यवस्थाएं हैं न सिर्फ प्रदेश की बल्कि देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशलिस्ट फोर्सेस, जो भी अत्याधुनिक उपकरण हो सकते हैं ये सब हमने लगाए हुए हैं और हमारा महाकुंभ मेला एरिया पूर्ण रूप से सुरक्षित है। महाकुंभ 2025 को सकुशल संपन्न कराने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन निगम के साथ मिलकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम महाकुंभ क्षेत्र के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित किया। सारी आपदाओं के लिए तैयारी हो रही है, उसके साथ में जो रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर आपदा है उससे भी लिए तैयारी जो करनी है, उसके लिए ये सारा आज का प्रोग्राम हो रहा है। प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास यहाँ पे बॉम्बे से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से सारे विशेषज्ञ आए हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्रदान किया है। हमारे पास DRD से जो केमिकल एक्सपर्ट्स हैं ग्वालियर से वो भी आए हैं और इन सब ने मिलकर आज यहाँ पर पूरे डॉक्टर्स को, पूरे एडमिनिस्ट्रेटर्स को, बाकी रिस्पॉन्डर्स को प्रशिक्षण प्रदान करके अभी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन रखा था। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के साथ संगम नगरी सभी भक्तजनों और श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। भक्तजन भी तैयारियों को लेकर संतुष्ट दिख रहे हैं। ये महाकुंभ की धरती है। यहाँ कहीं आपको वृंदावन दिखेगा, कहीं आपको अयोध्या दिखेगी, कहीं आपको काशी दिखेगा, कहीं संतों का समागम दिखेगा, कहीं अध्यात्म दिखेगा और कहीं उल्लास उत्साह दिखेगा। तो इस तरीके के अलौकिक महाकुंभ होने जा रहा है। आप लोग अवश्य आइए और इस महाकुंभ के सहभागी बनिए। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज़, प्रयागराज। और यहाँ रुकें एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। खबर खेल जगत से है। बात हॉकी की करें तो हॉकी इंडिया लीग में शनिवार को खेले गए पहले मुकाबले में सांची राड
बंगाल टाइगर्स का सामना दिल्ली एसजी पाइपर्स से हुआ। इस मुकाबले में बंगाल टाइगर्स का जोर देखने को मिला और टीम ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 4-1 से हरा दिया। राउरकेला में खेले गए इस मुकाबले में बंगाल टाइगर्स का दमदार खेल शुरुआत से ही देखने को मिला। श्राची राड बंगाल टाइगर्स की ओर से सुखजीत सिंह, जुगराज सिंह और अभिषेक ने गोल किए। बंगाल टाइगर्स की ये प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत रही। और अब आइए आपको चलते चलते छोड़े जाते हैं देश भर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में खबरों को देखिए और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे। 11वीं बार पीएम मोदी की तरफ से अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर पेश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चादर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया। धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री और डीएमके महासचिव दुरई मुरुगन के आवास पर करीब 11 घंटे तक छापेमारी की। वहीं डीएमके नेता पून सोलाई के आवास और उनके सीमेंट गोदाम सहित कई ठिकानों से ईडी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पत्रकार मुकेश की नृशंस हत्या को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। गुजरात पुलिस ने कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर एफआईआर दर्ज की है। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ भड़काऊ सांप्रदायिक गाना बजाने और पुलिस की अनुमति के बिना भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में वुलर व्यू पॉइंट के पास सेना का एक वाहन खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 जवानों की मृत्यु हो गई। इस बीच स्थानीय लोगों ने घटनास्थल से बाकी के जवानों को बाहर निकाला।